Hello everyone, today we will discuss about mechanism of current flow, relaxation time, drift velocity and also relation between current and drift velocity. So guys, let's get started. So first we will discuss about mechanism of current flow. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है, बस समझने की देर है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. देखिए, एज वी नो दैट कोई भी कंडक्टर हो मेरे पास, कोई भी हो सकता है. सपोज कि मेरे पास एक लोहे की रोड है, सो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये लोहे की रोड है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मोशन कर रहे होंगे. कोई इधर को, कोई इधर को. सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर को, कोई इधर को, ऐसे 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 मोशन कर रहे होंगे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो किसी भी कंडक्टर में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे. और किसी भी कंडक्टर में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं. मतलब 1 मीटर क्यूब में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और उनकी जो स्पीड रैंडम मोशन करने की जो स्पीड होती है एक इलेक्ट्रॉन की, वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है. मतलब उतनी स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर इधर ऐसे रैंडम मोशन कर रही है. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाऊंगी तो क्या होगा कि जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन पे फिर एक प्लेट का फोर्स लग जाएगा, अपोजिट चार्ज का फोर्स लग जाएगा. तो ये सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे. तब जाके इन सब की वैल्यूज ऐड होगी. अब क्या है, चार्ज के मोशन की वजह से करंट फ्लो होता है. अब आप कहेंगे कि चार्ज का मोशन तो यहाँ भी हो रहा है. हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है. ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर को मोशन कर रहा है तो इसकी वजह से कोई करंट फ्लो हुआ इधर को, कन्वेंशनल करंट. लेकिन उसी टाइम पे कोई एक इलेक्ट्रॉन इसी पूरे कंडक्टर में इधर को फ्लो हो गया. तो क्या हुआ, जितनी इसने इधर को चल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी इसने इतनी ही इसने इधर को चल के जनरेट कर दी. तो दोनों ने एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर दिया. ऐसे ही होने वाला है इन सब इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे जो होगा इनकी जो नेट थर्मल एनर्जी होगी, एवरेज थर्मल एनर्जी होगी, वो 0 हो जाएगी. थर्मल स्पीड जो होगी कैसे हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के जो है इफेक्ट को ये कट करते चले जाएंगे. सपोज कीजिए एक की U1 है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे की U2, तो तीसरे की U3, ऐसे डॉट डॉट UN तक है. तो एवरेज निकालने के लिए जितनी है अपॉन जितनी वैल्यूज है अपॉन नंबर ऑफ दीज वैल्यूज. सो U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 सपोज कीजिए UN है अपॉन N. क्या कहा मैंने, थर्मल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी. समझ गए आप लोग. इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है यहाँ पे. समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही नहीं शो कर रहा है, नेट जो स्पीड है वही शो नहीं कर रहा है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेट स्पीड जो है वो 0 हो गई है. समझ गए आप लोग. अब बात आई, ये तो थी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इन पे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ तब क्या होगा भाई, वो भी तो हमें देखना चाहिए. तो तब होगा, सपोज कीजिए ये रोड है और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाई ऐसे. सपोज कीजिए इधर पॉजिटिव प्लेट, इधर नेगेटिव प्लेट. समझ गए. तो ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे, मैंने बताए थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो क्या होंगे, इस वाली डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे ना फ्लो होना स्टार्ट. समझ गए आप लोग. तो ये क्या हो गया, अब इन सब की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगी. तो इसका मतलब अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कट नहीं करने के. इसका मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगी. किस फोर्स से खींचे जा रहे हैं ये, इन पे एक फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू -E इंटू E वेक्टर. हियर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस फोर्स की वजह से ये सब इधर को एक्सीलरेट हो रहे हैं. अब एक्सीलरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका एक्सीलरेशन होगा. कितना होगा एक्सीलरेशन, A वेक्टर इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू M में पढ़ा था ना हमने. तो क्या हो जाएगा, F अपॉन M. और चूँकि मैंने F अभी पढ़ा है, विच इज इक्वल्स टू -E वेक्टर अपॉन M. तो इतने एक्सीलरेशन से हर एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना
स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए आप? अब जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी तो क्या होता चला जाएगा, कोलिजन बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे को कोलाइड भी तो करेंगे ना। कैसे? जैसे भाई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा तो यानी कि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे। भाई जब इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, पर मीटर क्यूब पे 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसे तो ये यूजुअली सिंपली तो ये यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकते, तो एक दूसरे के कोलिजन भी तो करेंगे। तो ऐसे ही कोलिजन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, एक दूसरे के कोलिजन बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो समझ गए आप लोग? मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। सो मैं कोलिजन की बात कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, कोलिजन करते जाएंगे। जब एक दूसरे को कोलिजन करेंगे, सपोज कीजिए ये वाला है मेटल कंडक्टर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इतनी स्पीड में है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, चल रहा था वो पहले से ही, इस पे कोलिजन किया, तो कुछ कोलिजन करने के बाद कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। सपोज कीजिए थोड़ा इधर को आया, फिर थोड़ा इधर को आया, फिर थोड़ा इधर को आया, ऐसे कोलिजन होते चले गए, तो थोड़ा 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 ऐसे होता चला गया। डायरेक्शन तो यही है, लेकिन फिर भी थोड़ा को डायरेक्शन में हर कोलिजन के बाद चेंज आ रहा है। इसका मतलब मैं कोई भी स्ट्रेट स्पीड की अगर बात करूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ना ही हम उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेट स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हर कोलिजन के बाद इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो अगर हम एवरेज मान के चले, कोई भी चीज़ एवरेज ले ले, तो एवरेज से हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है रिलैक्सेशन टाइम? अभी आप ये बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन में लिया गया टाइम, एवरेज टाइम, वो क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। इसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से। मैंने क्या कहा है? द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ गए? तो रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उसकी वजह से मैं टाइम कंटिन्यूसली तो ले नहीं सकती कि भाई जा रहा है इधर से इधर आने में से इतना टाइम लगा है, तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या इंट्रोड्यूस हो गया? रिलैक्सेशन टाइम विच इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये किस किस का फंक्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? बताइए किस किस का फंक्शन हो सकता है? टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, टेम्परेचर इसे इफेक्ट कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है? अब आप बोलेंगे कि दीदी आपने बोला कि टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले बाइंड थे एटम में, अब फ्री हो गए, इसका मतलब भीड़ भी बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हर इलेक्ट्रॉन की, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ये सारे इलेक्ट्रॉन भी और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, इसका मतलब अब और ज़्यादा स्पीड से भागना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब अब और ज़्यादा कोलिजन होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भाई भीड़ बढ़ेगी, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, जल्दी जल्दी दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम होगा, टाइम का गैप होगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो टो क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ गए आप लोग? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिलैक्सेशन टाइम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। समझ गए आप लोग? अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो मैंने रिलैक्सेशन टाइम का फंडा बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन के। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन ने n कोलिजन करे तो n बार ही रिलैक्सेशन टाइम आया होगा, तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या आ गया? टो 1 + टो 2 + टो 3
डॉट 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 अप टू टो एन अपॉन एन, ये आया उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब अब यहाँ पे समझिए आप लोग, अब मैं उसकी स्पीड की बात करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चलता है हम उसे ए वेक्टर देते हैं, मतलब उसकी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे ही वो कोलिजन करता है तो उसकी जो एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेटेड हो जाता है। एक्सीलरेटेड हो जाने के बाद उसकी स्पीड जो होती है, उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है, चलता है इलेक्ट्रॉन, तुरंत ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसका कोलिजन हो जाता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और थोड़ी बहुत उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी घट जाती है। तो जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे ही उसका कोलिजन हुआ, ऐसे ही जो उसकी वेलोसिटी है वो घट गई, एकदम घट गई। अब इसकी तो घट गई एनर्जी, वेलोसिटी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि इसने इससे थोड़ी सी एनर्जी तो खींच ही ली होगी। समझ गए आप लोग? अब दोबारा से कोलिजन होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी बढ़ गई, इसकी घट गई। इसका मतलब एक टाइम पे बढ़ रही है, एक टाइम पे घट रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को ही हमने नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ गए? इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे वी से डिनोट करते हैं। तो अब भी अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आगे की ओर चलेंगे, तो किस वेलोसिटी से चलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच हैज़ ए स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। समझ गए आप लोग? तो मैंने यहाँ किस के बारे में बताया, पूरा मैकेनिज्म बताया करंट फ्लो का, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। समझ गए आप लोग? और मैंने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया, रिलैक्सेशन टाइम के फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताए। फिर मैंने उसकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया, जिसे हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो चल रहा है, उसकी सपोज कीजिए पहले वेलोसिटी u1 है, थर्मल वेलोसिटी। जब उसने स्टार्ट किया थर्मल वेलोसिटी उसकी u1 है। किसी रिलैक्सेशन टाइम t1 के बाद, τ1 के बाद उसका कोलिजन हुआ, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब u2 सपोज करो उसकी वेलोसिटी, थर्मल रिलैक्सेशन टाइम τ2 आ गया, ऐसे ही u3, τ3, तो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा वो। समझ गए आप लोग? ये समझ में आ गया। देन अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सपोज कीजिए उसकी जो पहले थर्मल वेलोसिटी थी, इनिशियल, किसी भी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कितनी है? u1, और टाइम जो है वो कितना है? τ1। देन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन, क्या हो जाएगी? v1 = u1 प्लस a τ1। तो वेक्टर लगा देती हूँ, पढ़ी थी ना हमने, फर्स्ट इक्वेशन है ये मोशन की। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम टेकन। इतना ही तो टाइम ले रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल ही तो टाइम ले रहा है। और ये मैंने पहले बताया था आपको, एक्सीलरेट होगी तो एक्सीलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब सेकंड कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी उसकी? सेकंड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? u2 प्लस a वेक्टर τ2। ऐसे ही सबकी होते चली जाएगी। ऐसे मैं vn की कर दूँ, क्या हो जाएगा? un प्लस a τn। समझ गए आप लोग? अब मैंने कहा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की पहले तो ये वेलोसिटी थी,
एक कोलिजन से पहले दूसरे कोलिजन होते हैं उसकी वेलोसिटी ये हो गई, ऐसे ही तीसरे होते ही बदल गए, ऐसे चौथे होते ही बदल गए। सपोज कीजिए एन कोलिजन हुआ तो एन बार उसकी वेलोसिटी ये आई। और मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 वैक्टर प्लस v3 प्लस अप टू vn वैक्टर अपॉन एन। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, समझ गए। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दूँ v1 v2 v3 vn की यहाँ वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा u1 वैक्टर प्लस a टो1 वैक्टर प्लस u2 वैक्टर प्लस a टो2 वैक्टर प्लस अप टू u3 वैक्टर प्लस a टो3 वैक्टर अपॉन एन। तो यहाँ से टो वाले फैक्टर तो एक साइड ले आती हूँ और मैं थर्मल इनिशियल वेलोसिटी वाले फैक्टर एक जगह ले आती हूँ। तो u1 वैक्टर प्लस u2 वैक्टर प्लस अप टू un वैक्टर अपॉन n इज इक्वल्स टू प्लस a इंटू टो1 प्लस टो2 प्लस टो अप टू टो n अपॉन n। जब मैंने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था तब मैंने इनिशियल थर्मल वेलोसिटी आपको बताई थी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू डॉट un अपॉन n क्या होती है 0। मैंने शुरू में ही बताया था ना। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस a वेक्टर। ये क्या बताया था मैंने टो1, जब मैंने रिलेशेशन टाइम पढ़ाया था तब बताया था इज इक्वल्स टू टो विच इज इक्वल्स टू रिलेशेशन टाइम। तो क्या हो जाएगा टो, समझ गए आप लोग। चूंकि वी नो दैट ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी माइनस ई वैक्टर अपॉन एम पढ़ी थी ना। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस ई वैक्टर टो अपॉन एम। एंड वी ऑल्सो नो दैट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है वी वेक्टर अपॉन डिस्टेंस, मतलब क्या है ये वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस v अपॉन एल लेंथ। देन इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो वी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ई वी टो अपॉन एम इंटू एल। तो ये क्या आ गया, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या आ गया थर्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ से भी देख रहे होंगे यार, मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब समझाई थी तब भी बताया था कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखिए ई की भी कुछ वैल्यू होगी, वी की भी कुछ वैल्यू होगी, टो भी डिफाइन है। देखिए किसी भी कंडक्टर के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टो वो लगभग होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो लगभग होती है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती है। फिलहाल ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट होती है विच इज़ इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड रिलैक्सेशन टाइम होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हैंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइज ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सो अवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज कीजिए ए है। इस पे जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो सपोज कीजिए वी है प्लस ए माइनस एंड पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल इज वी। तो मैंने क्या लिखा, ए तो क्रॉस सेक्शन एरिया, वी पोटेंशियल अप्लाइड। और सपोज कीजिए एन इज इक्वल्स टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या है अप्लाइड पोटेंशियल
अप्लाइड पोटेंशियल। और वीडी क्या है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी तो हम जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसने फ्लो करना स्टार्ट किया यहाँ से वीडी वेलोसिटी से, किया फ्लो करना स्टार्ट। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम कवर किया, दैट मीन्स कवर्ड वॉल्यूम बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। कितना होगा, ए तो एरिया और लेंथ चाहिए हमें, लेंथ क्या हो जाएगी, वीडी। ठीक है ना, मतलब सपोज कीजिए 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ आया, 1 सेकंड में चली गई, जो वैल्यू होगी वेलोसिटी वो कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज सिमिलरली इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर सेकंड। और एरिया हम जानते ही है, ए दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ए इंटू लेंथ क्या हो गया, वी डी। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ए वी डी। समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ए वी डी कितना होगा भाई। जब 1 यूनिट वॉल्यूम में तो है n, 2 में कितना हो जाएगा 2n, 3 में 3n, n में कितना हो जाएगा nn, और ए वी डी में कितना हो जाएगा n a v d। इतने इलेक्ट्रॉन्स है ए वी डी वॉल्यूम में। समझ गए। अब मैं देखो अगर चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा n a v d इंटू ई। अब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड ही तो करंट होता है, I यही तो होता है। तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू क्या हो गया n a v d इंटू ई। सो here current is here is the relation between drift velocity and current which is equals to I is equals to NAVD into E। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज के सभी टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होंगे। आज बहुत टाइम लगा है इन टॉपिक्स में, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इन टॉपिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।